वेलकम टू अवर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अभी कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या? तो कंप्यूटर फंडामेंटल ये कंप्यूटर का एक थियरी का पार्ट है। वैसे तो कंप्यूटर जो है वो 90% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पर उसमें 10% थियरी का भी पार्ट रहता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उस थियरिकल पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, जिसके अंदर आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, कंप्यूटर के टाइप्स, उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उन सभी के बारे में हम जो है डिटेल में आज इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट इज कंप्यूटर। आप लोगों को कोई बोले कि कंप्यूटर क्या है, तो computer is an electronic device which can progress on data and gives outputs which perform both arithmetic and logic collection। अभी कंप्यूटर जो है वो क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, तो हम उसके अंदर जो भी डेटा इंसर्ट करते हैं उस पर प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देता है, और वो आउटपुट दो तरह के वो हमें देता है, अरिथमेटिक और लॉजिक, यानी गाणितिक और तर्क। इस तरह से कंप्यूटर जो है वो पूरा हमारा वर्क करता है। तो ये है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन प्रोग्रेस ऑन डेटा एंड गिव्स आउटपुट विच परफॉर्म बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिक कलेक्शन। अभी आता है कंप्यूटर जो है वो कितने स्टेप में वर्क करता है, तो ये आपको पता है। कंप्यूटर वर्क इन अ 3 स्टेप। कौन से स्टेप है वो? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट मतलब क्या? तो फिर कमांड देना। हम कीबोर्ड और माउस की मदद से जो कमांड देते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सीपीयू के अंदर। आज हम इस वीडियो में डिटेल में उसकी प्रोसेसिंग के बारे में भी जानेंगे। और आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगा? तो हमारी स्क्रीन के ऊपर। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें पहले आता है एबेकस। एबेकस एक गाणितिक यंत्र है जो मुख्यत्वे एशिया के विविध भागों में गाणितिक क्रिया करने के लिए प्रयोग होता है। वर्तमान समय में एबेकस को तार पर बंधे मोती वाले बांस के फ्रेम के रूप में देख सकते हैं। एबेकस की खोज चाइना द्वारा की गई थी। अभी एबेकस क्यों खोजा गया? जब बहुत ज्यादा गाणितिक काम करने का आया तो उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई ऐसा कोई यंत्र बनाए जिसकी मदद से हमारा जो ये काम है वो इजी हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने, चाइना वालों ने एबेकस की खोज की। अभी आपके सामने यहाँ पे जो ये इमेज आपको शो हो रहा है वो है एबेकस का। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको जो पूरा इमेज यहाँ पे शो हो रहा है ये हमारा एबेकस का इमेज है। ओके, अभी के टाइम पे आपको देखना हो कि एबेकस कैसा दिखता है, तो आपने छोटे बच्चों की स्लेट देखी है जिसमें ऊपर की ओर अलग अलग कलर के मोती लगे हुए रहते हैं, जिसकी मदद से उनको काउंटिंग सिखाया जाता है। उसके बाद फिर आए ब्लेज पास्कल। फ्रांस के गणित शास्त्री एवं मानस शास्त्री ब्लेज पास्कल की मशीनरी थियरी सन 1645 में अस्तित्व में आई। उनके द्वारा खोजे गए मशीन इनोवेटिव गैजेट्स के द्वारा जाने गए और वे गाणितिक क्षेत्र पे बड़े पैमाने पे सफल हुए। आपके सामने जो ये इमेज है वो ब्लेज पास्कल की जो मशीनरी थियरी है उसका है। सन 1822 साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन चार्ल्स बाबेज की इच्छा थी कि एक मैथमेटिशियन टेबल बनाया जाए। उनका यह काम 19वीं सदी के साइंटिस्ट ने पूरा किया। इसीलिए चार्ल्स बाबेज को हम कंप्यूटर का पिता कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर के फायदे के बारे में। ओके, पहले तो स्पीड। आप कंप्यूटर अभी क्यों सीख रहे हो, इसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हो तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो स्पीड में वर्क कर सकता है, ज्यादा मात्रा में हम उसमें स्टोरेज कर सकते हैं। एकाग्रता, जो भी काम करता है फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ करता है। विजिबिलिटी है, यांत्रिकता है, विश्वास पात्रता, मतलब आपको पता ही है कि वो यंत्र है। दूसरा कि विश्वास पात्रता, हम उस पर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी, वो अपना जो भी काम करेगा वो एक्यूरेसी के साथ करता है। मेमोरी कैपेसिटी, तो उसकी मेमोरी कैपेसिटी जो है वो हमसे ज्यादा है, आपको पता है, इसीलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मतलब आप कंप्यूटर के अंदर देख के किसी भी चीज को जो है वो समझ सकते हो। अभी हम देखते हैं कंप्यूटर के
यूजेस के बारे में तो आपको पता ही है कि अभी कंप्यूटर का यूज छोटे से छोटे दुकान से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों में हो रहा है। ओके, तो आपको पता है कंप्यूटर बहुत ज्यादा अभी यूजफुल है, इसीलिए आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो उसका यूज बिजनेस में होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। अभी आपको पता है एजुकेशन, आपको सभी जगह पे स्मार्ट क्लास देखने मिलते हैं, तो इसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। पहले क्या होता था, अकाउंट के लिए बुक में अकाउंट मेंटेन किया जाता था। अभी क्या है, कंप्यूटर के अंदर टेली नाम का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सारा क्या करते हैं, अकाउंट मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजी है, फास्ट है, और इसमें हम चाहे उतने ईयर का अकाउंट मेंटेन करके रख सकते हैं। क्योंकि बुक में अगर हम मेंटेन करते हैं तो बुक संभाल के रखनी पड़ती है, अगर वो गीली हो जाएगी तो पेज फट जाएगा, फिर जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं वैसे उसका पेज जो है वो येलो कलर का होता जाता है। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, जितने भी ईयर का 10 साल पहले का अगर आपको प्रॉफिट वगैरह देखना है तो आप इजीली इसकी हेल्प से देख सकते हो। बैंकिंग के लिए अभी आप बैंक में भी विजिट करते हो, आपको पता है वहां पे भी अभी क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी हम उसका यूज करते हैं, और डेवलपिंग सेक्टर में भी जो है हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कंप्यूटर के गैर फायदे। अभी जिस चीज का कोई बेनिफिट है, मतलब कि एडवांटेजेस है, तो उसका कोई डिसएडवांटेजेस भी रहता है। कंप्यूटर के भी दो है। क्या? वैचारिक शक्ति ना होने के कारण कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अभी हमने आगे देखा कि वो क्या है, मशीन है, वो हमारी तरह सोच नहीं सकता। हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। और सेकंड, पावर ऑफ होते ही वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली की हेल्प से चलता है। तो जैसे ही पावर बंद हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। ओके, कोई भी चीज दुनिया में ऐसे ही नहीं आती है, आप सबको पता है। अभी इसकी फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया हुआ है 1946 टू 1959। अभी पहले तो ये कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम के दौरान जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है वो आई थी, जो कि है वैक्यूम ट्यूब। आपके सामने जो आपको ये इमेज शो हो रहा है वो वैक्यूम ट्यूब का इमेज है। ओके, सन 1946 में पेनिसिलिना के विश्वविद्यालय के दो इंजीनियर प्रोफेसर इक्तो और जॉन ने अंदाजित 18,000 वोल्ट बिजली का उपयोग करके यह कंप्यूटर बनाया। इसीलिए कंप्यूटर का नाप बहुत ही बड़ा बन गया। यह पेडी के कंप्यूटर को चालू करने में 52 मिनट्स जितना समय लगता था। यह कंप्यूटर को शुरू करने के लिए ज्यादा मात्रा में बिजली की जरूरत थी, इसीलिए ज्यादा मात्रा में गर्मी उत्पन्न करता था, और इसीलिए उसको हमें कोल्ड रूम में रखने की जरूरत पड़ती थी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के दौरान निम्नलिखित कंप्यूटर बनाए गए हैं। अभी आप यहाँ पे मैंने बोला ना, ये जो इमेज है वो किसका है, तो ये वैक्यूम ट्यूब का इमेज है। आप देख सकते हो ये एक रूम में पूरा एक कंप्यूटर है। आपको बताया गया कि भाई वो ज्यादा मात्रा में बिजली लेता था, इसलिए वो जल्दी से गर्म हो जाता था, और उसका नाप बहुत ही बड़ा बना। क्यों? क्योंकि उसको वो ज्यादा मात्रा में बिजली की जरूरत थी, इसीलिए, और इसीलिए उसको जो है वो कोल्ड रूम में रखने की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1959 टू 1965। यह समय के दौरान विलियम बी सॉकली नामक वैज्ञानिक के द्वारा बेल लेबोरेटरी के अंदर सॉलिड स्टेट डिवाइस एसएसडी की रचना की गई, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर का कद वैक्यूम ट्यूब की तुलना से बहुत छोटा बना। आपके सामने यहाँ पे जो इमेज आपको शो हो रहा है वो ट्रांजिस्टर का है। तो हमने वैक्यूम ट्यूब में देखा कि वो एक रूम में पूरा एक कंप्यूटर था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटे से टेबल पे यहाँ पे सेट किया हुआ। ट्रांजिस्टर का लक्षण कम बिजली में जल्दी से गर्म होना था। वैक्यूम ट्यूब में हमने क्या देखा कि भाई वो ज्यादा मात्रा में गर्मी बिजली लेता था, इसीलिए वो गर्म हो जाता। इसमें क्या है, तो इसमें जो है वो उसको बिजली की कम जरूरत है, फिर भी वो जल्दी से क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी के दौरान निम्नलिखित कंप्यूटर जो है वो बनाए। उसके बाद थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971 आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। यह समय के दौरान टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, इसीलिए सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी कि एसएसडी
और अलग अलग साधन पर एक साथ सिलिकॉन धातु की चिप पर एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन करना मुमकिन हुआ, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी कहते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये चिप है, इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये इसका इमेज है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पूरा सिस्टम है हमारा। तृतीय पीढ़ी के दौरान निम्नलिखित कंप्यूटर तैयार किए गए। उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके अब तक, जो कि है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, मतलब हम जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है। फोर्थ जनरेशन, इस समय के दौरान सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिसके कारण बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का विश्लेषण करना मुमकिन हुआ, जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी LSI के नाम से जाना जाता है। LSI के कारण तीनों पीढ़ी की तुलना में कंप्यूटर का नाम बहुत ही छोटा बना, जिसे छोटे से टेबल पे हम रख सकते हैं। और यह पीढ़ी के दौरान निम्नलिखित कंप्यूटर तैयार किए गए, यानी कि जो एप्पल की सीरीज है, इंटेल की सीरीज है, वो हमारी फोर्थ जनरेशन है। ये देखो, ये इसका प्रोसेसर है जो कि सीपीयू के अंदर लगा हुआ रहता है, और ये हमारा इमेज, आपको पता ही, आप सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तो यूज कर रहे हैं। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन, ये आई नहीं है, आने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आदमी की तरह सोच सकेंगे और कोई भी फैसला अपने आप ले सके। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो भाग में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। अभी एनालॉग कंप्यूटर मतलब क्या, तो जो कंप्यूटर नाप से जवाब तैयार करते हैं और अध्ययन की हुई तकनीक को समान विद्युत सिग्नल में उपयोग किया जाता है और पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है थर्मोमीटर। आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको बुखार है तो वो क्या करते हैं, थर्मोमीटर की मदद से आपका बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। इसके बाद स्पीड मीटर, आप जो भी व्हीकल चलाते हो उसमें स्पीड मीटर लगा हुआ रहता है। आप पेट्रोल पंप के अंदर जाते हो तो वहां पे इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। वो सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। और डिजिटल कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, और इस प्रकार के कंप्यूटर में 0 यानी ऑफ और 1 यानी कि ऑन होता है। हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। अभी हम सभी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आया माइक्रो कंप्यूटर। यह फोर्थ जनरेशन का आविष्कार है और इसकी खोज इलेक्ट्रिक से खोजे गए VLSI टॉनिक के ऊपर आभारी है। जिसकी प्रोसेस सीपीयू में होती है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका यूज स्कूल, कॉलेज और कंप्यूटर सेंटर में होता है। अभी आपने देखा ही है, जो आपके सामने यहाँ पे इमेज आपको शो हो रहा है, उसका प्रोसेसर है और नीचे हमारा पूरा सिस्टम है। आपका लाइव एग्जांपल है कि भाई हम किसी भी सेंटर में जाए, फिर किसी स्कूल में जाए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, तो ये जो कंप्यूटर है वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, तो इस कंप्यूटर में एक साथ 110 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की गति का एकम MIPS यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 10 लाख सूचनाओं का अमल करते हैं। उसका यूज स्कूल, बैंक और गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, जिससे दैनिक मिलने वाली माहिती का संग्रह, विश्लेषण और उसके ऊपर जरूरी माहिती का संग्रह करने के लिए होता है। आप बैंक वगैरह में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, तो एक मेन सर्वर होता है और बाकी सारे जो भी पीसी, लैपटॉप है वो उस मेन सर्वर के साथ कनेक्ट रहता है, जिससे क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने में या उसको सेव करने में आसानी होती है। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑफिसेस है, गवर्नमेंट या फिर बैंक है, तो वहां पे जो कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। अभी हम यूजेस देखते हैं मिनी कंप्यूटर के लिए, तो प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ये सब चीजों के लिए जो है वो मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, एक
सेटअप किया हुआ रहता है, जिसमें जो भी ऑफिसेस के लिए जरूरी है वही हम लोग एप्लीकेशन सर्च कर पाते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो डेटा है वो लीक ना हो जाए। इससे पूरी प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ रहता है। तो उस टाइम पे मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस कंप्यूटर की स्पीड ऊपर के दोनों कंप्यूटर से ज्यादा है। इस कंप्यूटर में एक से ज्यादा इनपुट और आउटपुट हम जोड़ सकते हैं। इनपुट और आउटपुट आउटपुट के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। यह कंप्यूटर बैंक, गवर्नमेंट एजेंसीज और औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी है। ये कंप्यूटर मल्टी यूजर का एग्जाम्पल है और इस कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अभी हम उसके यूजेस के बारे में देखते हैं। ई बिजनेस और ई कॉमर्स। अभी आप सबको पता है, लोग अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प से क्या करें, उसके बिजनेस को डेवलप करें, ताकि बाहर का आदमी हमारी जो भी चीजें हैं वो इजीली परचेस कर सकता है। हम भी बाहर की चीजें अभी इजीली परचेस कर पा रहे हैं। क्यों? तो वो ई बिजनेस हुआ, ई कॉमर्स। अभी हमें किसी भी जगह पे बाहर जाना है, कुछ भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो हमें साथ में कैश रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे, ये सभी डिजिटल कैश अभी हम साथ में रख रहे हैं और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो वो हमारा ई कॉमर्स हुआ। फिर हेल्थ केयर के लिए, अभी डॉक्टर जो है वो सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई इनके बॉडी में ये पार्ट डैमेज है, ये हुआ है। अभी अगर हमें बाहर से कोई चोट लगी है, खून आ रहा है, तो ठीक है, चलो डॉक्टर ने पट्टी करके दी। बुखार आया तो हमें क्या करके दिया, टेम्परेचर नाप के दिया। फिर अगर हम गिर गए, हमारी हड्डी वगैरह क्रैक हो गई, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपका एक्सरे निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद वो देख के हमें क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं हमारा। तो उन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। एमआरआई वगैरह जो भी होता है, तो हेल्थ केयर के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। मिलिट्री यूज के लिए, मतलब अभी आप यहाँ से जाके उनको बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान वाले हम पे हमला करने वाले हैं, तो क्या होगा, वो आपकी बात नहीं मानने वाले। पर क्या होता है, वो सब सिस्टम सेट किया होता है, जिनकी मदद से उन्हें ये सारा डेटा मिलता है। एकेडमिक और रिसर्च के लिए भी हम जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर के टाइप्स में आता है सुपर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर जितनी है। इसकी मुख्य विशेषता है कि एक साथ, एक समय पर, एक मॉनिटर के साथ एक से ज्यादा फंक्शंस पे हम वर्क कर सकते हैं। इस कंप्यूटर के साथ 100 से भी ज्यादा इनपुट और आउटपुट हम कनेक्ट कर सकते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर परम 1 और परम 2, ये है सुपर कंप्यूटर के फाउंडर विजय भाटकर। अभी हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जो सर्वश्रेष्ठ 5 सुपर कंप्यूटर है, उसमें भारत के सुपर कंप्यूटर का भी नाम है। आप देख सकते हो, 3 है। एक ए NUDT जो चीन वालों ने खोजा था, ब्लू जीन IBM जो US वालों ने, फिर जो नेक्स्ट सेकंड आया वो जर्मनी वालों ने, उसके बाद सिलिकॉन ग्राफिक्स न्यू मैक्सिको वालों ने, उसके बाद इक्का CRL आर्म्स ऑफ टाटा सन, भारत ने इसकी खोज की थी। अभी हम इक्का के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटरिंग रेनो ने दुनिया के 500 कंप्यूटर की सूची जारी की। इसमें टाटा के सुपर कंप्यूटर इक्का को दुनिया में चौथा और एशिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का करार दिया है। अभी क्यों करार दिया है, तो यह एक सेकंड में 117.9 ट्रिलियन मतलब लाख करोड़ गणनाएं वो एक साथ कर सकता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।